हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर जो हम स्टार्ट किया हमने फ्रिक्शन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जो आज हमारा क्वेश्चन आंसर करने का तरीका होगा थोड़ा अलग होगा। आज हम कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चन आंसर सारे लिखवाए जाएँ। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर सभी क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। आप उनको स्क्रीनशॉट लीजिए उसका स्क्रीन का, और फिर आपने क्या करना है उसको नोटबुक पर राइट कर दो, क्वेश्चन को राइट करिए सिर्फ आप। उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 उनके आंसर लिखवाता हूँ, या कुछ क्वेश्चन आपके जो लेंथी होंगे जो बोर्ड पे नहीं लिख पाएंगे उसको आपको मैं बाद में पीपीटी फॉर्म में वो आपके पास इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप उसको वहाँ से देख पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका जो क्वेश्चन आपने नोट कर लिए उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे वीडियो को, और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, पार्ट डी। तो डी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर हम समझेंगे भी क्वेश्चन को और उसके बाद उनको राइट भी करेंगे, कोशिश करेंगे लिखने की। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इनको डिफाइन करना है। ये हमने जो चैप्टर किया इसको जब भी लिखा था और इनको समझा भी था, तो मैं एक बार दोबारा आपके सामने इनको समझा देता हूँ आपको क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए पार्ट जो है इसमें आपको लिखना है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का मीनिंग होता है बेटा रेस्ट। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? रेस्ट। अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ रेस्ट में है और आप उसको फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हो, चलाने की कोशिश कर रहे हो और वो नहीं चल रही है, इसका मीनिंग है वहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप क्या लिखेंगे? व्हेन, आपको लिखवा देते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हेन टू बॉडी आर एट रेस्ट एंड इन कॉन्टैक्ट। ध्यान रखना दोनों बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में भी होनी चाहिए, रेस्ट पे भी होनी चाहिए। व्हेन टू बॉडी आर एट रेस्ट एंड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, देयरफॉर there is static friction between them। उनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन है बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन है। वो बॉडी अभी रेस्ट पे है और वो कॉन्टैक्ट में भी है, यानी कि चल नहीं रही है, उनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन माना जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद बी पार्ट की बात करते हैं, स्लाइडिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको बोलेंगे? अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करे और यहाँ पर जो उसको फोर्स अपोज कर रहा है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है दोनों सरफेस के बीच में, उसको क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर बॉडी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है तो आप लिखेंगे यहाँ पर, इफ ए बॉडी स्लाइड्स ऑन ए सरफेस देन there is sliding friction between the body and surface। तो यहाँ पर क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा उन बॉडी के बीच में और सरफेस के बीच में। देखो बेटा ये टर्म पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में, और आपको वहाँ पर भी समझाई थी मैंने आपको। ये बॉडी जो ये डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वही डेफिनेशन है, सेम बिल्कुल। तो आप इनको ज़्यादा ये मत सोचिए कि ये नहीं आ रही है आपको, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। डे लाइफ से रिलेट कीजिए, जितना भी इसको डे लाइफ से रिलेट करेंगे उतना आपको ये समझ में आएगा बेटा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास क्या दिया हुआ है, आप भी रीड कीजिए। स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। तो अब आपको रोलिंग फ्रिक्शन बताना है और फ्लूइड फ्रिक्शन बताना है। तो वही केस चले मैं बार बार। अब बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की और फ्लूइड फ्रिक्शन की। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है आपको पता ही है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा आप बता सकते हो? अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करे तो वहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट इंटरेक्ट करता है आता है बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम? रोलिंग फ्रिक्शन। और फ्लूइड फ्रिक्शन किसको बोलेंगे? जब किसी बॉडी पर फ्लूइड फोर्स लगाए, अपोजिंग फोर्स लगाए, उसको चलने ना दे, उसको क्या बोलते हैं?
फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर करते जा लिखेंगे इनके बारे में। तो पहला पॉइंट हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन किसको बोलेंगे? व्हेन ए बॉडी rolls on a surface then there is a opposing force between body and surface. This opposing force is called rolling friction. This opposing force is called rolling फ्रिक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। तो फ्लूइड फ्रिक्शन किसको बोलेंगे बेटा? सेकंड पार्ट इसका फ्लूइड फ्रिक्शन। तो हमने इसको भी पढ़ा था, ये जब हमने टॉपिक कर रहे थे, हम चैप्टर कर रहे थे अपना, फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ा था हमने। क्या था ये? अगर कोई फ्लूइड के अंदर से कोई बॉडी ट्रैवल करे तो वहाँ पर एक अपोजिंग फोर्स लगता है उसके ऊपर, जो कौन लगा रहा है? फ्लूइड लगा रहा है। उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन। ड्रैग फोर्स ही बोलते हैं इसको बेटा, ड्रैग का मीनिंग होता है अपोज करना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? व्हेन ए बॉडी passes through a fluid, there is a opposing force acts on body, and this opposing force is called fluid friction. ओके बेटा, तो हमने साइड क्वेश्चन भी कर दिया है। आसान था, इसमें कोई समझने का कंसेप्ट ही नहीं था। ये तो हमने मेन पॉइंट लिखे थे जब चैप्टर कर रहे थे हम इसको, तो अपने समझ लेगा, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए बेटा साथ साथ, या वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, क्योंकि अगर इसको हम रोकेंगे इतना टाइम तो वीडियो लेंथ बढ़ जाती है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे हम अभी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्टेट द लाइकली कॉज ऑफ फ्रिक्शन। स्टेट द लाइकली कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है। तो ये तो हमने बड़ा अच्छा से समझा था इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करे या रेस्ट पे है, तो क्या होता है बेटा? वहाँ पर उसके जो अप एंड डाउन्स होते हैं, हम्स बोलते हैं इनको, हम्स। क्या बोलते हैं बेटा? हम्स, HUMBS, हम्स। तो जो अप एंड डाउन होते हैं ये क्या करते हैं? आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, और जब ये इंटरलॉक हो जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? इन इंटरलॉक को तोड़ने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, और जितना आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं इसका मीनिंग इंटरलॉक उतने ज़्यादा अच्छे से फंसे हुए हैं आपस में। तो इंटरलॉक का ये जो हम्स होते हैं या अप एंड डाउन होते हैं आपस में इंटरलॉक हो चुके हैं। इन इंटरलॉक होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्शन में आता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? इरेगुलरिटी बोल देते हैं बेटा इनको, हम्स अप और डाउन को। तो आप क्या लिखेंगे? देयर आर अप एंड डाउन्स, ups and downs in body and surface। एक बॉडी है, दूसरा हमने क्या किया? सरफेस ले लिया। किसी दूसरी बॉडी का वजह सड़क हो सकती है, कोई आपकी टेबल है, यानी कि एक बॉडी एक दूसरा सरफेस है, दोनों में क्या? अप एंड डाउन। देयर आर अप एंड डाउन्स इन बॉडी एंड सरफेस। These ups and downs
these ups and downs interlocked with each other, interlocked with each other, ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं. We need a force, हमें एक फोर्स की जरूरत पड़ती है. We need a force which overcomes the force exerted by these interlocks. ये जो इंटरलॉक्स आपस में, इन इंटरलॉक की वजह जो फोर्स लग रहा है इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फोर्स की जरूरत पड़ती है इनको ओवरकम करने के लिए. और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उनको ओवरकम करने के लिए, इंटरलॉक को तोड़ने के लिए. या आप ओवरकम को हम यहाँ पर देख सकते हो, ब्रेक विच ओवरकम द फोर्स एक्सर्ट बाय दिस इंटरलॉक. हमें उससे उनको तोड़ने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए कि यहाँ पर फोर्स चाहिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. आप ऐसे लिख सकते हो, एंड दिस interlocks are responsible for friction force. फ्रिक्शन फोर्स की वजह जो जरूर आपका कोज है वो कौन है, इंटरलॉक है. जब ये इंटरलॉक हो जाते हैं आपस में अप एंड डाउन, इसको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को एक डायग्राम में बना दीजिए. नीचे रफली आप एक डायग्राम बना सकते हो. जैसे क्या है, कोई सरफेस है, किसी भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, ये क्या है, सरफेस. ऐसे इसके ऊपर एक बॉडी बनाइए बेटा. बॉडी अभी कंप्लीट नहीं करनी है, इनके साथ ध्यान से. ऐसे इसका डाउन और ये अब ऐसे आपस में लगना चाहिए, फंसेंगे. इसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी. तो आप ये इसमें डायग्राम भी बना सकते हो जिसको एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चंस को आपके. तो ऐसे आपने इसको लिखना बेटा. मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस जो होते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में लिखवाए जाए. बुक में लिखे होते हैं बेटा, थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, वर्ड थोड़े टिपिकल होते हैं, साइंटिफिक वर्ड होते हैं, थोड़े अलग से वर्ड होते हैं जो आपको इजीली याद नहीं होंगे. तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको उनको सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दूँ. तो आप इसलिए मैं ये जो क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ ये अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ. कहीं से बुक में नहीं देखे जा रहे या कहीं से नहीं लिखे जा रहे बेटा. ये आपको कोई बुक में देखोगे तो हो सकता है वर्डिंग अलग मिले, पर वर्डिंग अलग हो सकती है, मीनिंग सेम रहेगा बेटा. मीनिंग यही होगा उसका भी, वर्डिंग अलग हो सकती है, थोड़ा ध्यान से. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. बाद में भी लिख सकते हो आप, देखने आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये समझ लो, बाद में लिख देना बेटा. क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना क्या है, पहले वो देखते हैं हम. क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या अपना. हाँ जी. ए बॉक्स इज रेस्टिंग ऑन द फ्लोर टू मूव इट. ए वेरिएबल फोर्स इज अप्लाइड एज शोन इन द डायग्राम. हाँ, हमें डायग्राम दिए बेटा, 3 डायग्राम दिए हैं, 3 डायग्राम है बस, ए बी सी. तो हम तीनों को डायग्राम को ड्रॉ करते हैं. पहले ऐसे दिया हमें, ये फर्स्ट डायग्राम बना रहे हैं हम. ये रफ सरफेस का सिंबल होता है बेटा, तो सरफेस है ये. इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है ऐसे, और बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है उधर, एफ बोल रहा है इसने इसको. ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी है, एफ. अप्लाइड फोर्स लिखा हुआ है. बॉक्स इज रेस्ट, और बॉक्स क्या है, इज रेस्ट. ये फिगर आपका ए है. उसके बाद दूसरा डायग्राम सेम, ये सरफेस हो गया, ये बॉक्स हो गया, इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है बेटा 2F, यानी कि इससे डबल, F2F का मीनिंग समझो, इससे डबल फोर्स लगा रहे हैं. बॉक्स इज एट रेस्ट, बॉक्स इज एट रेस्ट. बॉक्स कहाँ पर अभी भी रेस्ट पे, आपका फिगर बी हो गया. उसका सी फिगर में क्या दिया हुआ आपको, ये आपका सरफेस है, रफ सरफेस है, ये इसके ऊपर बॉक्स रखा हुआ है. ठीक है बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है उधर, अप्लाइड फोर्स. ये कितना है, 3F. ये फोर्स कितना है, 3F.
और नीचे लिखा बॉक्स इज जस्ट बिगिन, इस काट दीजिए, ऐसा लगाया आपने, बिगिन्स टू स्लाइड, और ये फिगर है सी। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा इसने 3 A B C। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए बेटा, स्टेटमेंट क्या, डायग्राम क्या बना हुआ है। आपने क्या किया, उसके ऊपर F फोर्स लगाया, बॉडी रेस्ट पे है, 2F लगाया तब भी बॉडी रेस्ट पे है, 3F लगाया, बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड, बट चली नहीं है, वो है रेस्ट पे, चलने वाली है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट की। अपना क्वेश्चन जो है फर्स्ट, वो क्या है, गिव द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आपको पता होगा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या था। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो था कि अगर हम स्टैटिक वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अगर उससे ज़्यादा थोड़ी सी वैल्यू कर दी तो फोर्स ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, चलना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, F लगाया रेस्ट पे है, 2F लगाया रेस्ट पे है, 3F लगाया हुआ, बट बॉडी कहाँ पर आ गई, ऐसी पोजीशन पे आई हुई है। अगर 3F से आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दिया तो बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। तो 3F क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो 3F क्या है यहाँ पर, उसका लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर अपना आंसर, 3F is the value of limiting फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है कौन, 3F। उसके बाद बी पार्ट, उसके बाद क्या है बी पार्ट। बी पार्ट में आपको क्या पूछा है इसने, व्हाई डज द बॉक्स स्टे एट रेस्ट इन द केस कोरस्पॉन्डिंग टू फिगर 1 एंड फिगर बी। कहता है ए और बी में ऑब्जेक्ट या बॉक्स जो है रेस्ट पे क्यों है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, कैसे समझाना उसको। देखिए हम यहाँ पर F फोर्स लगा रहे हैं बॉडी रेस्ट पे, इसका मीनिंग क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F से ज़्यादा है, ये F के बराबर है। 2F क्या है, यहाँ पर हमने फोर्स लगाया अप्लाइड फोर्स, बट अभी भी ऑब्जेक्ट आपका नहीं चला है, तो इसका मीनिंग है यहाँ पर कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग जाता है, 2F। तो इसको बैलेंस कर देता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस द अप्लाइड फोर्स। क्या किया, स्टैटिक फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया किसको, अप्लाइड फोर्स को। समझ में आया बेटा, आसान है बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में लिखा, मार्क द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एंड मेंशन द काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले इन ईच केस। तो आपको बताना है कि हर एक केस में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और काइंड बताना है, काइंड कौन कौन सा है। तो देखिए बेटा सी पार्ट में फिगर ए को देखिए, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो कौन सा है, स्टैटिक है। तो आप क्या लिखोगे, इन फिगर ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक। क्या है, स्टैटिक है, और डायरेक्शन क्या है उसकी बेटा, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि इस साइड है। आपका जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इधर लग रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एंड डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स से क्या है, अपोजिट है। उसके बाद फिगर बी में क्या करेंगे हम, फिगर बी सेम आंसर, क्योंकि बी में भी क्या है, बॉडी पर अप्लाइड फोर्स उधर है, बॉडी चल नहीं रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है बेटा, जिसकी डायरेक्शन क्या है, इधर है। उसके बाद सी पार्ट में क्या लिखेंगे, बस आपने क्या करना बेटा, सी पार्ट में फ्रिक्शन का जो नाम है यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, बट उसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी, अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। तो ये आपके तीनों पार्ट हमने कवर कर दिए बेटा अपने क्वेश्चंस के अंदर। आप इसी को रिपीट कर दीजिए, बस यहाँ पर सेकंड पार्ट तो सेम लिखना है बिल्कुल,
थर्ड पार्ट में क्या करना आपने, स्टैटिक के प्लेस पर क्या कर देंगे, कौन सा फ्रिक्शन है ये, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जिसकी डायरेक्शन के अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। अब हम बात करते हैं, आप इसको नोट कीजिए बेटा, जब तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इजी है क्वेश्चन। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं लिखने के लिए। स्पेस की हर एक को जरूरत होती है ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं पर स्पेस जरूरी है, चाहिए आपको। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी लेंथी है, आंसर छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या स्टेटमेंट है इसकी, नेम द काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, जो प्ले में आता है, रोल में आता है अपने, व्हेन ए बुक केप्ट ऑन ए कलेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल पेंसिल इज मूव्ड बाय पुशिंग इट। आपको स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, ये जैसे ये सरफेस है बेटा, और इसके ऊपर आपने बहुत सारी पेंसिल रख ली ऐसे, ये तो मार्कर हो गया, इसकी लेंथ हाइट में मिलेगा, ये ऐसे पेन रख लो आप, या कैप उतार के इनकी, आपने बहुत सारे ऐसे पेंसिल रख ली बेटा, और उसके ऊपर क्या किया, ये ऑब्जेक्ट रखा, और इस ऑब्जेक्ट को धागे से बांधा, और जब इसको धागे से बांध के आपने उधर खींचा तो ये क्या करेगा, ये ऐसे इसके ऊपर रोल करना शुरू कर देगा। समझे बात बेटा मेरी, जो ये पेंसिल है इसके नीचे, ये पेंसिल क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रोल करना शुरू कर देंगे, रोल करा के क्या कर देंगे, आगे भेज देंगे। तो यहाँ पर जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, ये कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। जो इसके ऊपर क्या कर रहा है, ये रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से इसको क्या कर रहा है, आगे चला रही है ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, रोलिंग। ये एक्टिविटी है बेटा, और बहुत आसान है, आप घर पे करके देख सकते हो, रोलिंग फ्रिक्शन। ये इसका छोटा सा आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया आपको, वाई आर ऑब्जेक्ट गिवन स्पेशल शेप व्हेन दे आर मूविंग थ्रू फ्लूइड्स। ये मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन पेपर में आया था बेटा, सेम स्टेटमेंट थी ये बिल्कुल, जब मैं करवा रहा था चैप्टर, मैंने तब भी बताया आपको। कहता है वाई आर ऑब्जेक्ट गिवन स्पेशल शेप व्हेन दे आर मूविंग थ्रू फ्लूइड्स। जब वो फ्लूइड के अंदर चलते हैं तो उनको क्या स्पेशल शेप दी जाती है, क्यों दी जाती है, स्पेशल शेप क्यों दी जाती है, इसका आंसर देना आपने। तो आपका क्या आंसर होगा, शेप स्पेशल होने का कौन सा नाम है उसका, स्पेस शेप का, वो पूछा इसने। पहले आप ये बताओ उसको स्पेशल शेप क्यों दी जाती है, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं। तो आपका रीजन क्या होगा, टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट, हमने क्या कर दिया, फोर्स को, फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए इसके ऊपर क्या कर दिया, उसकी स्पेशल शेप बना दी। अच्छा, उसका नाम भी पूछा इसने, राइट द नेम गिवन टू द दिस स्पेशल शेप। उस स्पेशल शेप को नाम बताइए क्या होगा उसका। तो आपको पता है क्या था उसका नाम, स्ट्रीम लाइन बॉडी। क्या लिखेंगे, स्ट्रीम लाइन बॉडी या शेप। तो स्पेशल शेप का नाम क्या होगा, स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप। उसके बाद हमारा बचता है इसके अंदर ई पार्ट, और ई पार्ट के अंदर क्वेश्चन है 5। अगर हम उनको इसी वीडियो में डाल लेंगे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन भी हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे बेटा, जो आपके पास इस वीडियो के बाद पहुंच जाएगी। अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को पॉसिबल हो अगर आप अपनी नोटबुक पे लिखिए, ठीक है बेटा। अगर आप पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में बना के, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे। ओके बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है बेटा, अपने जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं बच्चे, उनको बताइए, उनके पास शेयर कीजिए इसको, उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी पढ़ पाएंगे। अपनी जो टाइम उनका ये चला हुआ है आजकल, तो इसमें पढ़ना भी ज़रूरी है बेटा। तो आपसे एक तरह से
रिक्वेस्ट है मेरी, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा और शेयर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।